नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी प्लस के लिए एमपी जीके की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लास्ट वाला हो जाएगा, राष्ट्रकूट द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की, तो जो पश्चिमी भारत था, अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की, तो जो पश्चिमी भारत था, पश्चिमी भारत में परमार वंश का साम्राज्य हुआ करता था। परमार वंश का क्या होता था दोस्तों, साम्राज्य होता था। ठीक है, तो पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी भारत में परमार वंश का साम्राज्य हुआ करता था। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में 8वीं से 14वीं सदी तक, 8वीं और 14वीं शताब्दी तक क्या था, इनका शासन था। 8वीं और 14वीं शताब्दी तक क्या करते थे, ये शासन करते थे, शासन करते रहे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इस वंश के प्रारंभिक सदस्य की, तो इनका जो प्रारंभिक सदस्य था, अगर हम इनके प्रारंभिक सदस्य की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक सदस्य था वो था उपेंद्र उपेंद्र कृष्णराज। इनका जो प्रारंभिक सदस्य था वो कौन था, उपेंद्र कृष्णराज था। परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूतों के सामंत थे। परमार वंश के जो प्रारंभिक शासक थे वो राष्ट्रकूतों के सामंत थे। और राष्ट्रकूतों के पतन के पश्चात सियाक द्वितीय नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रकूट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण किसका था, तो तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर जो नियंत्रण हुआ करता था वो सातवाहन वंश का होता था। दोस्तों ये एक ऐसे सातवाहन एक ऐसा वंश हुआ करता था जो अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, और ये अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया करते थे। यहाँ पर मात्रात्मक समाज व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 60 ईसा पूर्व से 240 तक, 240 ईस्वी तक, ईस्वी के मध्य सातवाहन वंश का मध्य भारत पर क्या था, नियंत्रण था। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो राजा सिमुक को माना जाता है। तो सातवाहन वंश के जो राजा थे उनको किनको माना जाता है, राजा सिमुक को माना जाता है। दक्षिणापर्त अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। यहाँ पर जो एक मिनट दोस्तों, दक्षिणापथ दक्षिणापर्त अर्थात अर्थात दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणापर्त अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। पहला कौन था, दक्कनी वंश था। अगर हम बात करें सातवाहन काल में, सातवाहन काल में, एक मिनट दोस्तों, सातवाहन काल में अमरावती, सातवाहन काल में, एक मिनट दोस्तों, अमरावती, सातवाहन काल में अमरावती जो कि हैदराबाद की राजधानी हुआ करती थी, हैदराबाद की राजधानी है दोस्तों अभी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, सॉरी, अमरावती व नागा अर्जुन नागार्जुन कोंडा नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के क्या थे, महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगर हम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो गौतमी पुत्र
गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिश को सौंप दिया था? आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले में एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो सन 1818 में, सन 1818 में बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग, बाजीराव द्वितीय ने किसका? सागर जिले का एक बहुत बड़ा भाग 1818 में ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय अगर हम बात करें, उस समय सागर में, उस समय सागर में 4 तहसील हुआ करती थी। उस समय भारत में 4 तहसील थी। एक तो खुरई थी सागर में। कितनी तहसील थी? 4। एक खुरई थी, एक सागर थी, एक रहली थी और एक नंदा थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में डैश डैश को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो 40 वर्ष पूर्व ग्वालियर को जाना जाता था, इंदौर को, भोपाल को या पचमढ़ी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा पचमढ़ी होगा। अगर हम बात करें पचमढ़ी को 40 वर्ष पूर्व ग्रीष्म की राजधानी जाना जाता था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल्स स्टेशन है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। आगे इसमें बोला जा रहा है कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम इसमें और आगे बात करें तो इसके बाद गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी को पचमढ़ी से स्थानांतरित करके प्रथा बंद कर दी गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जो गोविंद नारायण सिंह थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी को पचमढ़ी स्थानांतरित करने की प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से सबसे जो फेमस और बड़ा जो महाजनपद था वो मगध था। मगध महाजनपद, जो कि बिहार और राजगिरी के अंतर्गत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मध्य प्रदेश के अलावा क्षेत्र आवंती महाजनपद से जो जुड़ा हुआ था वो मालवा क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? मालवा। तो मालवा का जो क्षेत्र था वो एक तरीके से आप ये मान के चलें, मालवा का जो क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश के आवंती महाजनपद से क्या था? जुड़ा था। ठीक है, आवंती वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन के नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। तो कौन से शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? आपको पता होना चाहिए, सांची जो स्तूप है, सांची जो स्तूप है उसका निर्माण तीसरी सदी में, इसका जो निर्माण था तीसरी सदी में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में किसने? सम्राट अशोक ने करवाया था। महान सम्राट किसने करवाया था? अशोक महान ने करवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक महान ने क्या किया था? करवाया था। जैसे जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। भगवान बुद्ध के क्या थे? कुछ अवशेष रखे थे। भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ये कहाँ पर है सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, भोपाल से कुछ दूरी पर पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में।
मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था कि इसी सांची के स्तूप को किस शुंग शासक ने, तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड जनजाति का या गोंड शासकों का क्या रहा है, शासक रहा है। ठीक है, गोंड शासकों का शासन रहा है। गोंड समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। अगर हम गोंड समुदाय की बात करें तो गोंड समुदाय समुदाय भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। ठीक है, अगर हम बात करें 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगौड़ वंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित किया था। इसके बीच में गोंडवाना क्षेत्र में अनेक गोंड राजवंशों ने दृढ़ और सफल शासन क्या किया था, स्थापित किया था। प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड राजवंश की शासका थी। जो प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी वो भी इसी समुदाय से क्या थी, बिलोंग करती थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया था। आपसे पूछा जा रहा है किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया था। तो दोस्तों भोपाल में ही स्थित, कहाँ पर स्थित है ये, भोपाल में स्थित ताज उल मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो बहादुर शाह जफर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, बहादुर शाह जफर ने इसे कहीं ना कहीं पूरा करवाया था। तो भोपाल में स्थित भारत की विशाल मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने पूर्ण करवाया था। किसने पूर्ण करवाया था इसे, शाहजहां बेगम ने। लेकिन अगर हम निर्माण किया था बहादुर शाह जफर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन शाहजहां बेगम ने इसको पूर्ण करवाया था। तो शाहजहां बेगम ने इसे क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। शाहजहां बेगम ने इसे क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। ठीक है, मस्जिदों का, अगर हम ताल उज मस्जिद के अर्थ की बात करें तो इसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मस्जिदों का ताज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मस्जिदों का ताज। इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है और इसका निर्माण बहादुर शाह जफर के समय में प्रारंभ हुआ था। तो पूरा करवाया था शाहजहां बेगम ने, और जो निर्माण शुरू हुआ था बहादुर शाह जफर के समय काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे। तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश के 9वें राजा थे दोस्तों। राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक हुआ करते थे, 9वें शासक थे। ठीक है, जो कि हमने परमार वंश के बारे में अभी बताया था आपको। इनका जो शासनकाल था, इनके अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1000 से 1055 ईस्वी तक, 1055 ईस्वी तक उन्होंने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, प्रमुख रचनाओं की, ठीक है, राजा भोज की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, प्रमुख रचनाओं की अगर हम राजा भोज की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो राजा भोज की प्रमुख रचनाएं राजा मार्तंड, ठीक है, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती, कंठाभरण आदि, कंठाभरण आदि। ठीक है दोस्तों,
इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। तो राजा भोज को क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। राजा भोज को कविराज की उपाधि भी धारण की थी। कविराज की इन्होंने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। तो अगर हम बात करें तो जो राजा भोज थे उन्होंने कविराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। भोज के दरबारी कवियों भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना जो मानी जाती है वो किसके द्वारा मानी जाती है? तो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक सूरज सेन ने की थी। इतिहास के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्वालियर की स्थापना जो की थी वो बघेल शासक सूरज सेन ने, बघेल शासक बघेल शासक बघेल शासक सूरज सेन ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 1000 सालों तक राज्य किया था। बघेल शासकों ने 1000 सालों तक 1000 सालों तक राज्य किया था। 1000 सालों तक क्या किया था? राज्य किया। इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश तथा तोमरों ने भी राज किया और ग्वालियर को गालो ऋषि तपो की भूमि भी कहा जाता है। ग्वालियर को गालो ग्वालियर को एक मिनट दोस्तों, ग्वालियर को गालो ऋषि ग्वालियर को गालो ऋषि ग्वालियर को गालो ऋषि की तपोभूमि तपोभूमि भी कहा जाता है। तपोभूमि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि खजुराहो शासकों की राजधानी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, खजुराहो जो थी वो चंदेला या चंदेल शासकों की क्या थी? राजधानी थी। खजुराहो चंदेल शासकों की प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? महोबा को। तो अगर हम बात करें चंदेल शासक की प्रथम जो राजधानी थी वो खजुराहो थी और द्वितीय जो राजधानी थी वो महोबा थी। ठीक है दोस्तों, और चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में क्या किया था? शासन किया था। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव जो आयोजन होता है वो खजुराहो में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका पाषाण आशय यह समय पुरातात्विक स्थल है। ये कौन से पुरातात्विक स्थल की बात की जाती है? तो ये पुरापाषाण काल की, किस काल की? पुरापाषाण समय काल की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भीमबेटका पुरापाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ से? रायसेन जिले में। इससे पहली वीडियो में मैंने इसमें बताया है, रायसेन जिले में स्थित है ये। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। आदिमानव द्वारा बनाई गई शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम खोज की बात करें इसकी तो 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी और 2003 में से। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आगे बोला जा रहा है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? तो दोस्तों सांची के स्तूप में सारीपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सारीपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको पता होना चाहिए सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के कौन थे? ये शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के शिष्य थे सारीपुत्र बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। सांची प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप। इसका निर्माण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया किसने करवाया था। चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस बार एमपी पुलिस में आएगा जहाँ तक है कि चंदेरी के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो चंदेरी के किले का जो निर्माण था वो दोस्तों आपके कीर्तिपाल द्वारा कराया गया था। तो चंदेरी के किले का जो निर्माण करवाया गया था वो कीर्तिपाल द्वारा करवाया था।
तो चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह ने 11वीं सदी में किया था। कब किया था दोस्तों? 11वीं सदी में करवाया था। ठीक है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में अशोक नगर अशोक नगर जिले में स्थित क्या है? ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, ऐतिहासिक नगर है। अगर हम चंदेरी के किले के द्वार की बात करें तो इसे खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। चंदेरी के किले के मुख्य द्वार की बात करें, इसका जो मुख्य द्वार है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बुंदेलों और मालवों के सुल्तानों की बनवाई इमारतें यहाँ देखी जाती हैं। बुंदेलों और मालवों के शासकों की, सुल्तानों की बनवाई यहाँ इमारतें क्या की जाती हैं? देखी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो आपको बताना था कौन महाभारत के समय चंदेरी का राजा हुआ करता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, शिशुपाल। जो शिशुपाल थे वो महाभारत के चंदेरी शहर का उल्लेख किया है और महाभारत काल के दौरान ये चंदेरी के राजा हुआ करते थे। किसके राजा हुआ करते थे? चंदेरी के। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है और महाभारत काल के दौरान चंदेरी के राजा शिशुपाल थे। चंदेरी शहर मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल की राजधानी थी। चंदेरी जो शहर था वो मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है, जो कि पिछली ये अपन बात करके हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष अपना जीवन गंवा दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को ग्वालियर में ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। उनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इनके अगर जन्म की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जन्म जो हुआ था वो 19 नवंबर 1835 को कहाँ पर हुआ था? ये कई बार पूछा गया। तो जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। और 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में। आगे हम बात कर लेते हैं कि राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों में से किसके राज्यपाल थे? राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल हुआ करते थे? राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के राज्यपाल हुआ करते थे। कौन से जिले के? उज्जैन जिले के राज्यपाल। उनका जो शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से दोस्तों 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा तक। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हुआ करते थे। और मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है। इन्होंने ही कलिंग पर युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध इनके नाम से जाना जाता है। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद इनका क्या था? हृदय परिवर्तन हुआ था। उन्हीं के जो लड़के थे अशोक मित्रा, संगमित्रा और महेंद्र, हाँ, ये जो इन दोनों अपने लड़के और लड़की को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था? तो जो ध्वज सत्याग्रह है वो मार्च 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था।
यहाँ इस पे क्या हुआ था, 1700 आंदोलनकारियों को जेल हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1700 आंदोलनकारियों को क्या हुई थी, जेल हुई थी। और 1939 का अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। कांग्रेस का जो 1939 का अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। और इसमें कितने 1700 आंदोलनकारियों को क्या हुई थी, जेल हुई थी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी। तो दोस्तों शाहजहां की रानी जो मुमताज महल की मृत्यु थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केला यहीं पाया जाता है, बुरहानपुर में दोस्तों। ठीक है, बुरहानपुर में हुई थी। और दक्कन की खान जहाँ लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा, तब मुमताज महल गर्भवती थी। और वहीं मुमताज महल को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो जो शाहजहां को बुरहानपुर किस लिए जाना पड़ा था, तो दक्कन के खान में जहाँ लोधी के विद्रोह को काबू पाने के लिए, दक्कन में जो खान जहाँ लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए, तो ये दक्कन में खान जहाँ थे जिनका नाम था दक्कन में खान जहाँ लोधी का विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह को काबू पाने के लिए, खान जहाँ लोधी का विद्रोह चल रहा था उस विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। तब मुमताज महल गर्भवती थी और उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में उनका क्या हो जाता, देहांत हो जाता। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका किस वर्ष खोजा गया था। तो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, रायसेन जिले में आती हैं, रायसेन जिले में पाई जाती हैं, रायसेन जिला में पड़ती हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। और इन्हें 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इन्हें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया। और भीमबेटका की जो गुफाएं वो रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात यह है कि इनकी जो खोज हुई थी वो कब की गई थी, तो खोज 1957 और 58 मानी जाती है। तो राइट आंसर 1957 हो जाएगा। किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो भोपाल में फतेहगढ़ किले का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो भोपाल के प्रथम शासक सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने बड़े तालाब के पास 1722 में अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर किले फतेहगढ़ की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मोहम्मद खान होगा। और ये भोपाल के जो प्रथम सरदार थे, भोपाल के प्रथम सरदार दोस्त मोहम्मद खान, प्रथम सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 ईस्वी में बड़े तालाब के पास अपनी पत्नी फतेह बीबी अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर किसका निर्माण करवाया था, नाम पर फतेहगढ़ की क्या रखी थी, नींव रखी थी। फतेहगढ़ की इन्हें नींव रखी थी और 1726 में एक किला बनकर तैयार हो गया था। 1726 में ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, उसका जो आंसर होगा वो मांडू होगा। ठीक है दोस्तों, जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, मांडू। बोला जा रहा है प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, तो मांडू होगा। मांडू थार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसे परित्यक्त शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था।
आपसे पूछा जा रहा है किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। तो इसका जो आंसर होगा अकबर। ठीक है, राइट आंसर होगा अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े शासक हुआ करते थे। अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को लिया, क्योंकि शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे और शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। तो ध्यान रखना, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था, तो वो अकबर थे। कौन थे? अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मंदसौर जिले में पाए गए यशुवर्मन का विजय स्तंभ स्थित है। तो मंदसौर जिले में पाए गए यशुवर्मन का जो विजय स्तंभ है वो सौंधनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौंधनी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सौंधनी। यशुवर्मन जो है, यशुवर्मन यशुवर्मन जो हैं वो मालवा के राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? मालवा के राजा थे। यशुवर्मन जो हैं वो मालवा के राजा थे, जिसने 1528 ईस्वी में लगभग 1528 ईस्वी में लगभग हुर शासक मेहर कुल को क्या किया था? पराजित किया था। हुर शासक मेहर कुल को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। और मंदसौर में यशोवर्धन ने कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। मंदसौर ने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे, जो कि सौंधनी में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों को लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए घूमने वाली जगह हुआ करती थी मुगलों के लिए? तो मुगलों के लिए आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा जिला उज्जैन संभाग में स्थित है और आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है और इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। इसकी जो सीमा है कौन से राज्य को? तो आपसे पूछा जाएगा कि आगर मालवा की जो सीमा है कौन से राज्य को छूती है? तो राजस्थान को छूती है। और गर्मियों की छुट्टी में मुगलों को घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जो जगह थी वो आगर मालवा थी, क्योंकि यहाँ गर्मी के समय में रात्रि का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होता था? कम होता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दतिया वकार दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है दोस्तों? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? पहला ऑप्शन महाभारत, दूसरा ऑप्शन वेद, रामायण, उपनिषद। तो कौन सी ऐसी किताब है जो दतिया वाकर कहलाने वाली दतिया का उल्लेख करती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाभारत। तो महाभारत एक ऐसा महाभारत में दतिया का उल्लेख मिलता है और ये दतिया वाकर कहलाने वाली किताब है और ये विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है, जो हिंदू धर्म के प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है। इसे जय संहिता भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? जय संहिता। तो आपसे पूछा जाए कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है और इसमें दतिया का उल्लेख मिलता है महाभारत में। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और किस दतिया वाकर कहलाने वाली किताब में दतिया का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बत्तीसी बावरी जो एक जल निकाय है, बत्तीसी बावरी जो एक जल निकाय है, ये मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था वो शेर खान ने निर्माण जो करवाया था। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण हुआ था शेर खान ने 1484 में। ठीक है, 1484 में सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में, गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। शासनकाल में क्या किया गया था? करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बत्तीसी बावरी जो एक जल निकाय है ये कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात तो ये चंदेरी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? चंदेरी, मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया गया था
वो शेर खान द्वारा 1484 में सुल्तान गयासुद्दीन शाह की खिलजी के शासनकाल में करवाया गया था। इस बावड़ी की विशेषता क्या है? तो इस बावड़ी की विशेषता ये पूरी साल इसका जो जल स्तर है वो समान रहता है। इसका जल स्तर जो है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है पूरी साल, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की? जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खां गौरी ने की थी। और कब की थी दोस्तों? तो 1401 में की थी। 1401 में की थी, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। दिलावर खां गौरी का शासनकाल 1401 से कब तक था? 1406 था। 1406 तक था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देवी हरिसिद्ध का एक भक्त था? तो महान सम्राट विक्रमादित्य हरिसिद्ध देवी के क्या हुआ करते थे? भक्त हुआ करते थे। हरिसिद्ध देवी का मंदिर उज्जैन में स्थित है। हरिसिद्ध हरिसिद्ध देवी का जो मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उज्जैन में। और आपको पता होना चाहिए उज्जैन महाकालेश्वर है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। और यहाँ पर एक और बड़ा मंदिर है जिसे हम महाकालेश्वर मंदिर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें बोला जा रहा है जो हरिसिद्ध देवी मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है। और धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 51 शक्ति पीठों में हरिसिद्ध देवी मंदिर भी है। ठीक है, तो हरिसिद्ध देवी मंदिर उज्जैन में स्थित है। और उसके जो भक्त हुआ करते थे, एक भक्त थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई दोस्तों। ठीक है, राजगद्दी रजवाड़ा में अहिल्याबाई के आदमकद आकार की मूर्ति है। और अहिल्याबाई होलकर सूबेदार मल्लराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। इनका मैं कई बार पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, तो ध्यान रखें। इसका राइट आंसर अहिल्याबाई होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों को कोप भाजन बना था। तो ये महाकौशल होगा इसका राइट आंसर, कि 1942 में छत्तीसगढ़ का एक जो समाचार पत्र था वो महाकौशल अंग्रेजों का क्या बना था? कोप भाजन बना था। क्या बना था? अंग्रेजों का कोप भाजन। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।